Namaskar friends, today we will learn about sectors of the Indian economy part 2 class 10th economics. But before the starting of lesson we have to recapitulate what we have studied in part 1. We have studied about economic activity. All the activity by which we gain money is known as economic activity. क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर्स, हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको क्या करना होता है, प्राइमरी गुड्स से लेकर के फाइनल गुड्स तक जो हम सर्विस या गुड्स तैयार करते हैं उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस होती है उसके मूल्य को जोड़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के मूल्य को नहीं जोड़ते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के मूल्य जो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस होती है उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था कि प्राचीन काल में प्राइमरी सेक्टर ऐसा था जो सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में सबसे बड़ा सेक्टर था, क्योंकि पहल लोग खेती जैसे कामों में ही अपने आप को व्यस्त रखते थे, क्योंकि दूसरे साधन नहीं थे। लेकिन समय के हिसाब से सेकेंडरी सेक्टर में बदलाव आया, प्राइमरी सेक्टर के लोग सेकेंडरी सेक्टर में जुड़ने लगे और बाद में आज का दौर ऐसा है जब टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है और लोग तेजी से टर्सरी सेक्टर में जुड़ रहे हैं, या जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का ज्यादा हो गया है, पहले प्राइमरी सेक्टर का हुआ करता था। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, हम देख रहे हैं कि समय के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को टर्सरी सेक्टर ने पीछे छोड़ दिया है और आज के समय में जीडीपी के मामले में जो टर्सरी सेक्टर है वो नंबर 1 पर आ गया है और तेजी से जीडीपी में ग्रोथ भी दर्ज की गई है। कंपैरिजन ऑफ द 3 सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, आज के समय में जो टोटल जीडीपी है वो 1973-74 और 2013-14 का कंपैरिजन है, उसमें भी हम देखते हैं कि जीडीपी में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में जो टर्सरी सेक्टर है वो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया है। कंपैरिजन ऑफ द 3 सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर पहल सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था, आज भी प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। अब जीडीपी के मामले में भले ही टर्सरी सेक्टर नंबर 1 पर आ गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी वो प्राइमरी सेक्टर से पीछे है और उसके बावजूद भी प्राइमरी सेक्टर की तरह ही टर्सरी सेक्टर में भी अनेक सारे लोग छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं जो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। What we will study in this lesson? Number 1, where are most of the people employed? लोग सबसे ज्यादा कहाँ, किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त किए हुए हैं। और क्या पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम और ज्यादा रोजगार के चांस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ इजी क्रेडिट या प्रमोशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज के द्वारा या प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट, एन इनिशिएटिव टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लास्ट होगा, हाउ पब्लिक सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ये जो सारे टॉपिक हैं इस पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो लेट्स टेक वन बाय वन। फर्स्ट वन इज, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है किस सेक्टर में। तो ये चार्ट हमने पहले पार्ट में भी देखा था, अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि 72-73 में और 2011-12 में एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन है। 1972-73 में प्राइमरी सेक्टर 74%, सेकेंडरी सेक्टर 11% और टर्सरी सेक्टर 15%। लेकिन 2011-12 में आते आते जीडीपी में जिस तरीके से चेंज हुआ है कंट्रीब्यूशन में, उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के मामले में चेंज नहीं हुआ है। अभी भी प्राइमरी सेक्टर 49% के साथ में नंबर 1 पर है, टर्सरी सेक्टर 27% के साथ में
दूसरे नंबर पर है और सेकेंडरी सेक्टर 24% के साथ में थर्ड नंबर पर है। इसको देख करके हम ये जानते हैं या जान सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से जिस तरीके से लोगों का सेकेंडरी और टर्सरी में जाना चाहिए, हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में जिस तरीके से टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में टर्सरी सेक्टर उतना आगे नहीं आ पाया है, इसमें अभी और गुंजाइश है। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? द ग्राफ शोज, अभी जो हम लोगों ने चार्ट देखा, द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर का क्या शेयर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। क्या कंक्लूजन है? द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ, आज के समय में भी प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। नॉट एनफ जॉब्स वेयर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। जबकि इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर बात करें तो वो 9 टाइम्स बढ़ा है, जबकि रोजगार में केवल 3 टाइम्स ही ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकते हैं? व्हाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर्स रोज बाय 14 टाइम्स, सर्विस सेक्टर का जो आउटपुट है वो 14 टाइम बढ़ा है, जबकि रोजगार के जो अवसर हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो चांस हैं, वो लेस देन 3 टाइम्स ही ग्रोथ हुए हैं। एज ए रिजल्ट more than half of the workers in the country are working in the primary sectors, producing only a quarter of the GDP. आधे लोग, देश के आधे लोग प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं और जबकि 25% ही उनका जीडीपी में योगदान हो पा रहा है। In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 3/4 यानी 75% प्रोडक्शन है उनका, आउटपुट है, जबकि less than half of the people are employed in the tertiary sector. It means that there are more people in agriculture than what is necessary. ये तो साफ साफ है कि अगर 50% लोग लगभग जुड़े हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल 25% है, इसका मतलब ये है कि जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। This is a situation where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential is known as disguised unemployment. इसको हम क्या कहते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनको अगर हम वहां से निकाल दें तब भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्राइमरी सेक्टर की प्रॉब्लम है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब is clearly visible as unemployed. For example, there are thousands of casual labor in the service sector in urban area. हजारों लोगों को हम टाउन में, बड़े बड़े शहरों में देख सकते हैं क्या? Who search for daily employment, रोज आते हैं काम की तलाश में। बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज्यादा रोजगार के अवसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? प्रोविजन ऑफ इजी क्रेडिट, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं या जो काम करना चाहते हैं, चाहे वो कृषि में हो चाहे बिजनेसमैन में हो, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को इजी लोन उपलब्ध कराए ताकि वो पैसे का यूज कर सकें, चाहे कृषि के विस्तार के लिए, चाहे उद्योगों की स्थापना के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसा होने से रोजगार बढ़ सकता है। नेक्स्ट हो सकता है प्रमोशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब भारत में क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्टर जो है, सबसे बड़ा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में वो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जो लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं उनको अपनी फसल से ज्यादा लाभ मिल सके। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज और टूरिज्म फैसिलिटीज बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये तो वो सारे उपाय हैं जो सैद्धांतिक रूप से कहने को बहुत अच्छे हैं, लेकिन आसानी से ये सब सारा हो पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए एन इनिशिएटिव टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट ने तुरंत तत्काल प्रभाव से मोर एम्प्लॉयमेंट के चांस क्रिएट हो सके, इसके लिए क्या किया है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे आज के समय में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं, स्थापित किया, एक्ट पास किया, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड लॉ
इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने भारत के 200 जिलों में, अब तो लगभग सब जिलों में लागू है कि राइट टू वर्क का प्रावधान कर रखा है। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क हैव बीन गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। 100 दिन का रोजगार सब लोगों को जो कार्य कर सकते हैं उनको मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसके तहत, मनरेगा के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, तालाबों की खुदाई हो, वृक्षारोपण हो, जितने भी सरकारी काम हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए हैं, उन सब में मजदूरों को लगा करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, साथ ही साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। काम की दशाएं कैसी हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। नंबर 1 इट विल बी नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नंबर 2 विल बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो टेक्स्ट बुक है उसमें 2 एग्जाम्पल के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंडीशन क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंडीशन क्या है इसको समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहला है कांता। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. ये जो कांता है, कांता जहां काम कर रही है, काम करने की जो दशाएं हैं, जो कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएगा। अब दूसरा जो एग्जांपल है उसको लेते हैं, कमल है। कमल इज कांताज नेबर, कांता के पड़ोसी हैं। ही इज डेली वेज लेबरर इन द नियर बाई ग्रोसरी शॉप। ये एक ग्रोसरी शॉप है, उस वहां लेबर की तरह काम करते हैं। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM इन द इवनिंग। He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. ये कमल भाई हैं। कांता जहां काम करती हैं, काम की क्या दशाएं हैं, कमल जहां काम करते हैं वहां क्या कंडीशन है, इसके आधार पर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कांता ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, कमल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में जो टर्म एंड कंडीशन है उसको 1 by 1 टेकअप करते हैं। प्लेस ऑफ वर्क फिक्स है एंड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, वहां निश्चित है काम मिलना उनको। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। It is a called organized because it has some formal process and procedures. इसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेक्टर में अनेक सारी फॉर्मल प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। They enjoy security of employment, work only a fixed number of hours and get overtime if they work extra. इनकी जो नौकरी है, इनका जो जॉब है वो सुरक्षित है, इनके काम के घंटे फिक्स हैं और अगर ये जरूरत से ज्यादा ओवर टाइम काम करते हैं तो इनको पैसा मिलेगा, पेड लीव मिलेगी। अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट एटसेट्रा एंड आल्सो व्हेन दे रिटायर these workers are given pension as well. तो ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो प्लस पॉइंट हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं। Characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. ये तमाम सारे वे सेक्टर हैं जिस पर गवर्नमेंट का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। There are rules and regulations but these are not followed. नियम तो सरकार ने बना रखे हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है। Job here are low paid. यहाँ काम करने के पैसे बहुत कम दिए जाते हैं और ये काम भी ऐसा होता है जो नॉट रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness. यहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं है कि आपको काम ज़्यादा करने का कहा जाता है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा या पेड लीव मिलेगी, हॉलीडेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी कह सकता है कि कल से आप काम पे मत आना। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद का अपना छोटा छोटा काम कर रहे हैं। Why should we protect workers in the unorganized sector? हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्यों, कैसे? In the rural areas, the organized sector mostly comprise of landless agricultural laborers. अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है और वो खेती के कामों में लगे हुए हैं, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जैसे वीवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड गोल्ड स्मिथ। ये कौन है? आर्टिसंस हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इनका सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, क्योंकि काम के घंटे, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, पेड लीव, पेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी रक्षा कैसे हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी। भारत के गांवों में रहने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के रूप में हैं। इनको और सुरक्षा की जरूरत है। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू, इनकी मदद की जा सकती है कैसे? एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। इनको पर्याप्त समय में, उचित समय में फसल के लिए बीज प्रोवाइड करके, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, खेती के लिए जो और जरूरत की चीजें हैं उसको प्रोवाइड करके, क्रेडिट इजी लोन के द्वारा, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स की सुविधा अगर हम प्रोवाइड कर पाए तो गांव के 80% लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं उनको मदद मिल सकती है। इन द अर्बन एरिया हु विल कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर? In the urban area, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry. शहरों में, टाउन में जो छोटे छोटे उद्योग हैं वहां जो कैजुअल वर्कर लगे हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। जो छोटे उद्योग हैं उनको भी सरकार के द्वारा मदद मिलनी चाहिए कि उनको रॉ मटेरियल मिल सके और उनके उत्पाद आसानी से बिक सकें। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। इसके द्वारा हम कैजुअल वर्कर्स की रक्षा कुछ हद तक कर पाएंगे। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर द बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर हम उनकी रक्षा कर पाए, इससे उनका इकोनॉमिक और सोशल लेवल डेवलपमेंट में जाएगा, डेवलपमेंट होगा उनका। Classification of economic activities on the basis of ownership. Number 1 public sectors, number 2 private sectors. जो संस्था है, एजेंसी है, उसका मालिक कौन है, इसके आधार पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करेंगे। इसके आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट वी विल टेक पब्लिक सेक्टर। In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services. सरकार के नियंत्रण में आने वाले जितने सारे असेट्स, डिपार्टमेंट्स, वर्किंग सेक्टर्स हैं वो सब पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। सरकार का कभी भी उद्देश्य, पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सरकारी अस्पताल, सरकारी दुकान, सरकारी स्कूल, ये सब एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर की। तो सारी चीजें गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती हैं और प्रॉफिट अर्न करना उनका कोई पर्पस नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर्स की फीचर की बात करें तो इन द प्राइवेट सेक्टर्स ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। प्राइवेट कंपनियां और जो निजी लोग हैं उनके अधिकार में जो सारी चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। Companies like Tata Iron and Steel Company and Reliance are example of private sectors. How public sectors contributes to the economic development of a nation. नेशनल डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो यहाँ हमको देखना है कि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost.
सामाजिक विकास के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, सड़क के रूप में, बिजली के रूप में, पानी के रूप में, चिकित्सा सुविधा के रूप में, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कम पैसे में रिजनेबल कास्ट पर नहीं प्रोवाइड की जा सकती, नहीं की जाती है। तो इसलिए सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां ज्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जिसको प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर सकता। जैसे सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, रेलवे को स्टेब्लिश करना, बिजली बनाना, ये सब प्राइवेट सेक्टर के बस का नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करती है इन सब सेक्टर में, जिससे पब्लिक को बेनिफिट होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां सरकार की मदद की बहुत सख्त जरूरत है। The government must spend on the running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. अगर हम देखें तो समझ पाएंगे कि स्कूल की स्थापना करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब ड्यूटी है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट का नेचर ड्यूटी का ऐसा है कि वो इस तरह के काम करते हैं जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. इस तरीके से हम और बहुत सारी उन जिम्मेदारियों को जान सकते हैं, एक्टिविटीज को जान सकते हैं जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसके माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि सरकारी सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी देश के विकास के लिए। फिर से एक बार कहें, सड़कों का निर्माण, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्कूलों का निर्माण, चिकित्सा सुविधा, इस तरह की जिम्मेदारियां केवल और केवल सरकार ही निभा सकती है, और सरकारी सेक्टर जितना मजबूत होगा देश का विकास उतना ही तेजी से होगा। इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।